बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, ये हम कम्प्लेक्स एनालिसिस के वाइवा के साथ हम बच्चों को वाइवा के क्वेश्चंस के हवाले से कुछ परेशानी थी तो ये एक सेशन की सूरत में थोड़ा वाज़ेह किया जाएगा कि वाइवा के क्वेश्चंस की नोइयत क्या है। आमतौर पर बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर, तो बड़ा डिफाइन किया हुआ होता है उन्होंने क्या नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल x प्लस आयोटा वाई स्क्वायर। लेकिन ये बात ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर है, बच्चे ने पढ़ा तैयार किया, वेरी गुड। लेकिन वाई वाई यहाँ से शुरू होता है, उससे पूछा जाता है जी कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पेश क्यों है, वाई डू रीड कम्प्लेक्स नंबर्स, हम इसे क्यों लर्न करते हैं, क्यों सीखते हैं। एक तो यहाँ से पहला सवाल है जिसका जवाब वाई वाई में उससे पूछा जाता है। दूसरी बात फिर यहाँ पर यह है कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत के बाद कि ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं ये प्रैक्टिकली हमें किस फॉर्म में मिलेंगे। ये अगर सेट है तो ये एक कैसा सेट है, इसका सबसेट कौन से है, इसके सुपर सेट कौन से हैं। तो इस चीज़ की वजाहत करनी पड़ेगी कि अगर इसे सेट नोटेशन में लिखा जाए तो क्या इसका कोई सुपर सेट है, क्या इसका कोई सबसेट है। तो ये स्टूडेंट से डिमांड की जाएगी, वाइवा में पूछा जाता है कि या इसके सबसेट कौन से हैं और इसके सुपर सेट कौन से हैं। तो ये कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से ये दो बातें जैसे मैंने आपके सामने सवाल रखी। अब जैसे बच्चा कम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करता है, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक सामने दो नंबर लिख के दिए जाते हैं और उससे पूछा जाता है बताओ इसमें छोटा नंबर कौन सा, बड़ा छोटा और बड़ा नंबर कौन। तो तालिब इल्म ने चूंकि एक ज़रा याद तो किया होता है लेकिन सतही नज़र से याद किया होता है, तो वो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में देखना शुरू कर देता है कि मैं बता सकूं इसमें छोटा कम्प्लेक्स नंबर कौन है, बड़ा कम्प्लेक्स नंबर कौन है। तो ये इस बात का जवाब भी तलाश करना है कि कम्प्लेक्स नंबर्स में छोटे बड़े का फैसला कैसे होता है। ये इस एक सवाल पर मैंने 3 सवाल वाइवा के आपको छोड़े हैं, तो इनका जवाब तलाश करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सा होगा। ये था हमारा क्वेश्चन 1। चलते हैं जी क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में हमारे पास ये देखिए, इज जीरो अ कम्प्लेक्स नंबर, क्या जीरो को आप कम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जीरो एक ऐसा नंबर है जिसकी न्यूमेरिकल कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है जी, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी नहीं होती हमारे पास। तो फिर पूछना पड़ेगा, जवाब इसका देना पड़ेगा कि फिर ये बताइए कि जीरो को आप कम्प्लेक्स नंबर की लिस्ट में शामिल करते हैं या नहीं करते। ठीक है जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन 3। जब बच्चा डिफाइन कर देता है कि जी ये एक कम्प्लेक्स नंबर की ये डेफिनेशन है, फिर अगला ये सवाल बनेगा उसकी डेफिनेशन के ऊपर ही जो वाइवा का हिस्सा होगा वो ये होगा, प्योर इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। ये कि प्योर इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो बच्चे ने जो स्टूडेंट ने आमतौर पर तैयार किया होता है वो एक पहलू पर बात करता है, जबकि यहाँ एक से ज्यादा पहलू पर बात मुमकिन है। तो देखना पड़ेगा क्या वो कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहा है। जैसे कोई सवाल करे कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो सवाल फिर फौरन ये बनेगा कि किस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि आइडेंटिटी तो दो किस्म की होती है, एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होती है। तो अगर इस तरह का जनरल सवाल पूछा जाए
तो फिर कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं, फिर दोनों आइडेंटिटीज को डिफाइन करना पड़ता है और बताना पड़ता है। तो फिर अगला सवाल ये भी हो सकता है कि कम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी भी कम्प्लेक्स नंबर होती है या नहीं होती। इसका जवाब स्टूडेंट को वहां पर वाइवा की सूरत में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जी। व्हाट इज आर्गेंट प्लेन। हम जो हमारा ये जो सब्जेक्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसमें प्लेन और आर्गेंट प्लेन का डिफरेंस पूछा जा सकता है कि प्लेन और आर्गेंट प्लेन में क्या फर्क है। तो ये इसको जरा क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे पास आर्गेंट प्लेन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेयर एंड ऑर्डर्ड पेयर। पेयर और ऑर्डर्ड पेयर में डिफरेंस क्या है, और इस पेयर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या रोल है, और ऑर्डर्ड पेयर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या रोल है। ठीक है जी, ये वाइवा के हवाले से अहम बात। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन। चीजें वही होती हैं जो स्टूडेंट ने आमतौर पर पढ़ी होती हैं, लेकिन उन्हें जरा गहराई से देखना पड़ता है। डिफाइन द मिरर इमेज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके इमेज में क्या डिफरेंस आता है, इसके एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंस आता है, उसके फीचर्स में क्या डिफरेंस आता है। तो ये इस सवाल का जवाब तलाश करना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मिरर इमेज से क्या मुराद है। नेक्स्ट है हमारे पास ये पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है। जैसे ही वो पोलर फॉर्म बताएगा तो फिर हमें वहां से पूछना पड़ेगा कि पोलर फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। पोलर फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पोजीशन का तयन कैसे करते हैं। ये देखे ना, ये अब सवाल बन रहा है। पोलर फॉर्म तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट ने याद की फौरन आपको बता देगा जी दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट कैसे करेगा, उसकी पोजीशन को कैसे लोकेट करेगा। उसे जब लोकेट कर लेगा फिर उससे जो सवाल पूछे जाएंगे कि पोलर फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक आर एक थीटा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पहले से क्वाड्रेंट में हो तो उसे कैसे लोकेट किया जाएगा। अगर वो दूसरे में फॉल कर रहा हो तो उसका एंगल कैसे लिया जाएगा, तीसरे में फॉल कर रहा हो तब एंगल कैसा लिया जाएगा, चौथे में फॉल कर रहा हो तब एंगल कैसा लिया जाएगा। तो ये सवाल है जो इससे जुड़े हुए होंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट है जी बड़ी ही इंपॉर्टेंट फॉर्म, आइलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है जी। आइलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये किसने वजह की, इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है कि ये कैसे बनाई जाती है आइलर फॉर्म। और आइलर फॉर्म अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर कोई ई की पावर में लिखते हैं तो उसके अगर अलग अलग कर लेते हैं पार्ट्स, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आइलर फॉर्म सिर्फ रियल पार्ट पर ही इन्हिसार कर सकती है या इमेजिनरी पार्ट भी उसमें शामिल होगा। ये आइलर नंबर। डिफाइन द एन nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट से क्या मुराद है। ठीक है जी। अच्छा ये याद रखिए, जब भी कोई आपसे ये सवाल पूछा जाए कोई वाइवा के हवाले से, तो जो आपसे ये पूछ रहा होगा nth रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो फौरन आपको फिर उसकी होल पावर्स में भी ले जा सकता है। अगर होल पावर का सवाल करेगा तो वो nth रूट का भी सवाल करेगा। कम्प्लेक्स नंबर की होल पावर्स कैसे एवेल्युएट की जाती हैं, कम्प्लेक्स नंबर के nth रूट एवेल्युएट करने का फार्मूला क्या है। तो ये फार्मूला आपसे कागज पे कहेगा कि ये लिख के दिखाओ nth रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला कैसे लिखा जाए क्या है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर।
इन दोनों में क्या फ़र्क होगा? कम्प्लेक्स नंबर की आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट दोनों की पहले डेफिनेशन करनी पड़ेगी, फिर दोनों की रेंज बतानी पड़ेगी कि इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट डे मॉवरिज थ्योरम। डे मॉवरिज थ्योरम है क्या, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, वो कौन सी पावर्स थी जो पहले हमसे सॉल्व नहीं होती तो फिर डे मॉवरिज ने उसको सॉल्व किया, किस हवाले से इसने हमारी हेल्प की, ये डे मॉवरिज थ्योरम के हवाले से आपने बताना है। नेक्स्ट है जी, सिंगल वैल्यूड और मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या से क्या मुराद है? अच्छा, बाज़ औक़ात डेफिनेशन भी तालिब इल्म ने पढ़ी होती है, कहीं ना कहीं उसकी नज़र से गुजरी होती है, वो बता भी देता है सिंगल वैल्यूड या मल्टी। असल मसला पड़ जाता है कि जब उसे कहा जाता है जी एग्जांपल दो, सिंगल वैल्यूड फंक्शन की एग्जांपल क्या होगी और मल्टी वैल्यूड फंक्शन की एग्जांपल क्या होगी। अच्छा, ये एक तरह का, इस पर एक आगे फर्दर वाइवा का क्वेश्चन बनता है कि जी बताइए सिंगल वैल्यूड की एग्जांपल बताओ या मल्टी वैल्यूड की। बाज़ औक़ात इस तरह भी हो जाता है कि एक एग्जांपल खुद लिख के आगे रख दी जाती है, जी ये जो एग्जांपल आपके सामने, इस पर आप फैसला करें, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है या मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो इस लिहाज से इसे देखना पड़ेगा आपको। हाँ जी, ये जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, वेक्टर फॉर्म ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। क्या कम्प्लेक्स नंबर्स को भी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये हाँ और ना में जवाब देना है। अगर हाँ में जवाब है तो फिर आपने रिप्रेजेंट भी करके बताना है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है, अगर हाँ है तो फिर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये जी। फिर आगे ये भी पूछना पड़ेगा कि अच्छा वेक्टर में भी लिख सकते हैं, तो वेक्टर की तो डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। फिर बात से बात निकलती है। जब एक बंदे ने कह दिया कि कम्प्लेक्स नंबर की हम वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं, तो फिर उससे पूछना पड़ेगा कि वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो आप इस कम्प्लेक्स नंबर की डायरेक्शन बताइए, ठीक है जी, इसकी मैग्नीट्यूड बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक इक्वालिटी है, इक्वेशन है, आर्गुमेंट ऑफ z बार इक्वल माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। स्टूडेंट से ये पूछा जाएगा क्या ये होल्ड कर सकती है, इसे एक्सप्लेन करें कि एक ही वक्त में हम z और z बार भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके आर्गुमेंट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये कम्प्लेक्स नंबर और उसके आर्गुमेंट में के कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट्स में कोई रिलेशन कायम हो सकता है? अगर ये है तो दुरुस्त, तो क्या एक्सप्लेन करें ये दुरुस्त है या नहीं है। अच्छा, ये दो तरह से पूछने के तरीके हैं। एक तो ये कि ये इक्वालिटी इक्वेशन सामने लिख दें और उसे कहें स्टूडेंट को कि इसे एक्सप्लेन करें, ये एक बात है। दूसरा बात बात ये है कि उस पर सवाल बगैर लिखे सवाल पुट कर दिया जाए कि कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के आर्गुमेंट्स में क्या रिलेशन है, तो स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या ये होल्ड करता है या नहीं होल्ड करता है, ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर एंड प्रिंसिपल nth रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। यानी आमतौर पर रूट्स के बारे में जानते हैं कि हम इक्वेशंस के रूट्स निकालते रहे हैं, वो एफएससी में फर्स्ट ईयर में भी स्टूडेंट्स ये काम करते हैं, मैट्रिक में भी शायद हाँ बिल्कुल करते हैं। यानी एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन के आप रूट्स क्या फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन के रूट्स। तो यहाँ सवाल की नेचर थोड़ी डिफरेंट हो गई है। यहाँ हमसे ये तकाजा किया जा रहा है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर के रूट और प्रिंसिपल nth रूट को बयान करें। प्रिंसिपल nth रूट एक नई टर्मिनोलॉजी यहाँ हमारे सामने आई है, तो ये वाइवा के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर देना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास,
एक्सप्लेन द, सुभान अल्लाह, क्या सुपर किस्म का क्वेश्चन आया है। एक्सप्लेन द nth रूट्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद द सर्कल डायग्राम, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आपके पास जितने भी रूट्स हैं उनको एक सर्कल पर बनाकर दिखाइए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का ये क्वेश्चन है जी, आप इसे सुपर क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन 19, ये सेट्स पॉइंट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेट्स, ये पॉइंट्स इन सेट्स में ये एक सेक्शन था, उसमें हमने ये चीजें पढ़ी थी कि डिस्क क्या है, नेबरहुड क्या है। तो डिस्क और नेबरहुड में डिफरेंस क्या है ये स्टूडेंट से पूछा जाएगा। लेकिन अगली बात जो वाइवा तक ले जाएगी वो ये है, एक स्टेटमेंट दी जाएगी, किसी को एक्सप्रेशन दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इस एक्सप्रेशन से डिस्क बनाकर दिखाओ और इस एक्सप्रेशन से नेबरहुड भी दिखाओ। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में को देखकर डिस्क और नेबरहुड का रूप देना, ये एक वाइवा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास वाइवा के हवाले से ये फिगर्स चूंकि डिस्कस हो रही हैं। व्हाट इज एनालस रीजन, तो ये हमने चूंकि पढ़ रखा है एनालस रीजन, तो स्टूडेंट ने चूंकि वाइवा की तैयारी की है तो वो बड़ी अच्छी तरह से इसको बयान भी करेगा। लेकिन ये सवाल वाइवा नहीं, इस सवाल पर जो सवाल होता है ना, बात से बात जो आगे बनती है, सर्कुलर एनालिसिस क्या होता है, ये है जी इसका अगला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, जिसका आपने जवाब देना कि एनालिसिस रीजन क्या है और सर्कुलर एनालिसिस क्या है। नेक्स्ट है जी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा गया था बच्चों को से, तो उन्होंने कमेंट सेक्शन में जाकर तकरीबन शायद 99.9% बच्चों ने वो एक दूसरे से देखकर कॉपी पेस्ट करके गलत लिखा था। डोमेन जब बच्चे से पूछा जाए, ये बात जहन में रखें, आप कैलकुलस में नहीं बैठे, आप रियल एनालिसिस में नहीं बैठे, आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात कर रहे हैं। जब कभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पूछा जाए डोमेन, तो आपको वहां पर रुक जाना चाहिए। आंसर देने से पहले एक लम्हा तो सवाल करने वाले से आप पूछ लें कि जी आप ये बताइए कि आप किस डोमेन की बात कर रहे हैं। आया डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपकी मुराद डोमेन ऑफ द फंक्शन है या डोमेन ऑफ द सेट है? तो दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। डोमेन ऑफ द फंक्शन और चीज है, डोमेन ऑफ द सेट और चीज है। तो अमूमी तौर पर जब फिगर्स की बात हो रही हो तो वहां डोमेन ऑफ द सेट पूछा जाता है, विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इसलिए आपको यहाँ दोनों डोमेन्स, जब डोमेन कह दिया जाए तो फिर आपको दोनों डोमेन्स पर बात करनी पड़ेगी। डोमेन ऑफ द फंक्शन कहकर आप बात को खत्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी, ये हमारे पास एक अदद एग्जाम्पल है, z इक्वल -1 माइनस आयोटा। क्वेश्चन है जी इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। तो ये यानी चेक करने के लिए कि स्टूडेंट किसी चीज को किस कदर जल्दी पिक करके जल्दी उसे एवेल्युएट करता है, तो ऐसे सवाल किए जाते हैं। इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, ये जवाब देना है। अच्छा, ये हमने एक हिस्सा अभी टच किया है इसका वाइवा का। तो अभी जो फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी डेरिवेटिव, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, ये 4 टॉपिक पर मुश्तमिल वाइवा जो और 20 क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा, 20 के करीब, वो दूसरा हिस्सा आपको अलग से जारी किया जाएगा। तो अब आपने ये जो मैंने आपके सामने क्वेश्चंस रखे हैं, 22 क्वेश्चंस हैं ये आपके पास, तो आपने इन 22 क्वेश्चंस के आंसर देने के साथ साथ जो इन इन सवालों पर सवाल किए गए, हर सवाल पर किसी पर एक सवाल की, किसी सवाल पर बात से बात निकली तो 2 सवाल पूछे गए, किसी सवाल पर 3 सवाल पूछे गए, तो किसी सवाल पर 4 सवाल बन जाते हैं।
वो जितनी हम मैंने डिस्कशन की है, आपने उन सब सवालों के जवाब एक असाइनमेंट की सूरत में लिख के तो ये जमा करवाने हैं। ये आपका एक वाइवा का एक पार्ट, एक हिस्सा कवर हो जाएगा। तो ये एक दिन का इसके लिए टाइम दिया जाएगा। दूसरे दिन आप हर सूरत में से PCS करवा दें या पोस्ट कर दें ताकि ये पहुंच जाए और आपका रिज़ल्ट बने। तो इस पूरी जो वीडियो लेक्चर है आपने इसे भरपूर तरीके से देखना है, वॉच करना है, फिर आपने जवाबात बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।